हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ES एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट डे क्लास करी थी NPO के लिए। हमारा एक टॉपिक चला हुआ है 12th कॉमर्स के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे लास्ट 2 क्लासेस मैंने उसके लिए अभी तक डाली हुई हैं। पहली वाली क्लास तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसका इंट्रोडक्शन था NPO का, और दूसरी क्लास हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग थी। तो इस क्लास को अच्छे से समझने से पहले, जो आज हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से समझने से पहले आपको वो दोनों क्लास देखनी जरूरी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। आज का हमारा टॉपिक होगा कुछ जनरल पॉइंट्स को लेके जो हमारे NPO के अंदर ट्रीट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट है आपका एडमिशन फीस या फिर एंट्रेंस फीस। देखिए ये क्या होता है। एंट्रेंस फीस, इस एंट्रेंस फीस को हम एडमिशन फीस भी बोलते हैं। जब कोई मेंबर, न्यू मेंबर एडमिट होता है या फिर कोई भी मेंबर एडमिशन के टाइम पर कोई फीस पे करता है तो उसको हम बोलते हैं एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस हमारा किस टाइप का नेचर है, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास 2 टाइप्स की ट्रांजेक्शन्स, मतलब 2 टाइप्स की रिसीप्ट या एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। हमारा मेन जो फोकस है वो इसी चीज़, मतलब इस पूरे टॉपिक में इन्हीं दोनों चीज़ों को बाइफरकेट करना होता है कि कौन सी अमाउंट हमारी रेवेन्यू है और कौन सी अमाउंट हमारी कैपिटल है। क्योंकि हम कैपिटल अमाउंट्स को ट्रीट करते हैं बैलेंस शीट में और रेवेन्यू अमाउंट्स को ट्रीट करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि इस टॉपिक के अंदर आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो NPO की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आपको जो भी रिसीप्ट एंड पेमेंट, मोस्टली जो क्वेश्चंस होगा वो क्या होगा कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है और उनको ट्रीट करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप किस तरीके से उनको ट्रीट करेंगे, किस तरीके से आप एक NPO के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, उनके लिए इन पॉइंट्स का कंसिडर करना बेहद ही जरूरी है, इनको हमें अच्छे से समझना है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है कि ये किस नेचर के आइटम्स हैं तो आप इस टॉपिक को आसानी से कवर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस है क्या। एडमिशन के टाइम पे जो भी मेंबर्स आएंगे किसी क्लब में या जो भी NPO है आपका, उसमें जो भी नए मेंबर्स आएंगे वो आपको एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस देंगे। तो एंट्रेंस फीस हमारी किस तरीके की अमाउंट है। एंट्रेंस फीस को हम रेवेन्यू नेचर के अमाउंट ट्रीट करते हैं। हालांकि कई बार इसके लिए स्पेशली पॉइंट दिया हुआ होता है कि एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज, कि एंट्रेंस फीस को आपको कैपिटलाइज करना है। अगर आपको स्पेशली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंट्रेंस फीस को आपको कैपिटलाइज करना है तो उस केस में आप एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज ही करेंगे। कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। और अगर आपको नॉर्मली कुछ नहीं दिया हुआ है तो एंट्रेंस फीस को आप नॉर्मली रेवेन्यू आइटम मानेंगे और कहाँ पे ट्रीट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ये आपका क्या है, इनकम है। तो मेरे हिसाब से एंट्रेंस फीस क्लियर है कि अगर क्वेश्चन में स्पेशली नहीं दिया हुआ है तो आप इसको नॉर्मली रेवेन्यू इनकम मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में ट्रीट करोगे। और अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है कि आपको एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है तो कुछ पार्ट को कैपिटलाइज करना है। कहने का मतलब, मान लो एंट्रेंस फीस आपको रिसीव हुई 10,000 रुपीज, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ है कुछ भी एडजस्टमेंट का, तो आप इसको क्या करेंगे, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, जो इनकम साइड है उसमें आप इसको शो कर दोगे 10,000 से बाय एंट्रेंस फीस। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको इसको कैपिटलाइज करना है तो पूरा 10,000 कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाओगे आप, या फिर कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाओगे या सेपरेटली दिखा दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको 50%, 40%, 30% अमाउंट को कैपिटलाइज करना है तो आप उतना अमाउंट जितना कैपिटलाइज के लिए बोला हुआ है कैपिटलाइज करो, को बैलेंस शीट में लिखोगे कैपिटलाइज करके, और जितने अमाउंट कैपिटलाइज करने के लिए नहीं बोला उतने अमाउंट्स को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे, इनकम साइड। सेकेंड पॉइंट हमारा है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है। लाइफ मेंबरशिप फीस, जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी लाइफ टाइम के लिए एक फीस पे करते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमारा एक कौन सा अमाउंट, रिसिप्ट, कौन सी रिसिप्ट है हमारी, कैपिटल नेचर की, कि वो मेंबर्स अपनी लाइफ में केवल एक ही बार उस अमाउंट को हमको पे करते देते हैं, इसलिए हम उसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। और अगर हमारी कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल जो भी अमाउंट रिसिप्ट होती है तो उसको हम कहाँ पे ट्रीट करते हैं,
बैलेंस शीट में। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, तो एंट्रेंस फीस जो भी मेंबर्स आ रहे हैं एंट्री के टाइम पे अपना फीस पे करते हैं। वैसे इसके पीछे हमारी दोनों ही एजेंसीज होती हैं कि इसको कुछ पर्सन्स क्या कहते हैं जो इसको कैपिटलाइज करने के लिए बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम इसको ये वन टाइम पेमेंट रिसीव है। क्योंकि देखो कैपिटल और रेवेन्यू में फर्क क्या है, रेवेन्यू रेकरिंग नेचर की आइटम है कि हमको जो बार बार रिसीव होने वाली है वो हमारी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती हैं, और कैपिटल जो हमको कभी कभार मतलब एक कभी कभार रिसीव होती है उनको हम कैपिटल नेचर के आइटम्स बोलते हैं। ऐसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम बार बार एक्सपेंडिचर करते हैं, सैलरी वेजेस वगैरह का एक्सपेंडिचर, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर जैसे हमने असेट्स वगैरह परचेज करी है, तो असेट्स तो हम बार बार परचेज नहीं करते, कब मतलब कि साल में एक बार मतलब 2-3 साल के लिए 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हम असेट्स परचेज करते हैं, तो वो हमारा कैपिटल नेचर का है। जो कैपिटल नेचर का आइटम, बैलेंस शीट का आइटम, रेवेन्यू नेचर का आइटम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आइटम। तो देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस ये कौन सा नेचर था हमारा, अगर क्वेश्चन में स्पेशली क्वेश्चन दिया हुआ है तो रेवेन्यू नेचर का मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा। और ये वाला लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस हमको गिवन है क्वेश्चन में तो इसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल नेचर का आइटम मानते हैं, और ये हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट किया जाता है। या तो आप इसको सेपरेटली दिखा दो लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी साइड में, या आप इसको कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा दो। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा, डोनेशन। डोनेशन क्या है, डोनेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है। वैसे ये भी हमारा इनकम का सोर्स है, ये भी हमारी इनकम है एनपीओ की, ये भी हमारी इनकम है एनपीओ की, ये भी हमारी इनकम है एनपीओ की। डोनेशन, डोनेशन क्या है, डोनेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। अगर आपको डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप इसको नॉर्मली जनरल डोनेशन मानेंगे, लेकिन इसके साथ भी कुछ एजेंसीज हमको लेके चलनी पड़ती है। मान लो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको डोनेशन का गिवन है क्वेश्चन में, अब कोई छोटा मोटा क्लब है जिसका कैपिटल फंड ही 5 लाख 10 लाख का है, 5 लाख टू 10 लाख का है, और उसको डोनेशन मिला 20 लाख, कैपिटल फंड से भी ऊपर मिला, तो उस केस में आप डोनेशन को क्या मान लोगे, एक एजेंशन नोट दे दोगे कि वी हैव अज्यूम्ड द डोनेशन एज कैपिटल रिसीप्ट। अगर आपने इसको कैपिटल रिसीप्ट माना तो आप इसको कहां पर शो करोगे, बैलेंस शीट में ट्रीट करोगे। और नॉर्मली क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं है और डोनेशन छोटा मोटा नॉर्मल नथिंग सी अमाउंट आपको डोनेशन में दिया हुआ है, तो आप उस केस में डोनेशन को क्या मानोगे, रेवेन्यू इनकम मानोगे। वैसे सिंपली अगर डोनेशन 2 टाइप्स का है आपके पास, कौन सा, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। तो पहला पॉइंट तो यही है कि पहले तो आप उसको बाइफरकेट करिए कि वो जनरल है या स्पेसिफिक है। तो दोनों में फर्क क्या है, जनरल डोनेशन के साथ कोई कंडीशन नहीं होती है हमारे पास, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन के साथ, मतलब पहला वाला पॉइंट क्या है इसका, जनरल, जनरल डोनेशन कोई कंडीशन नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारा स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन के साथ एक कंडीशन होती है। जो डोनर होता है वो इसके साथ कंडीशन लगा के देता है कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है कि ये डोनेशन जो आपको रिसीव हुआ है केवल और केवल आप इसका यूज कहां पे कर सकते हो, बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हो। डोनेशन फॉर पवेलियन, डोनेशन फॉर दिस, डोनेशन फॉर दिस, कहने का मतलब जिस डोनेशन के साथ कोई कंडीशन है, मतलब जो उसका डोनर है वो अगर कोई कंडीशन के साथ आपको डोनेशन दे रहा है तो उस केस में डोनेशन आपका कौन सा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर का आइटम है। और अगर डोनेशन आपका कैपिटल नेचर का आइटम है तो आप उसको कहां पर शो करते हो, बैलेंस शीट में। ध्यान रखना हमेशा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई भी आइटम जो भी इनकम है या एक्सपेंस है वो रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट का अकाउंट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है डोनेशन आपका हो गया 4 पॉइंट, आप ले लीजिए लेगेसी। लेगेसी क्या होता है, लेगेसी, लेगेसी या फिर एंडोमेंट फंड आप पढ़ेंगे। ये क्या होता है, कोई विल डीड के अकॉर्डिंग आपको कोई भी अमाउंट डोनेशन मिला है, डोनेशन मतलब कोई डिसीज पार्टनर है उसने कोई विल लिख के दे दी कि आफ्टर दैट इसके बाद वो प्रॉपर्टी या वो अमाउंट वो डोनेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस एनपीओ को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, एंडोमेंट फंड या फिर लेगेसी, कि आपको किसी भी विल के अकॉर्डिंग कोई अमाउंट रिसीव हुआ है। अभी देखिए जनरली आप इसको, अगर इसके साथ कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, वही ये एक तरीके का डोनेशन है, ये भी एक तरीके का डोनेशन है लेगेसी की, कि किसी विल डीड के अकॉर्डिंग आपको कोई अमाउंट मिला है।
किसी इवेंट के हैपन होने पर। तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो आप इसको जनरल डोनेशन मान सकते हो, और जनरल डोनेशन को आप कहाँ पे ट्रीट करते हो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मतलब इनकम साइड में। और अगर इसके साथ कोई कंडीशन दी हुई है, लेगेसी के साथ कोई कंडीशन दी हुई है, तो आपको उस केस में इसको क्या मानना होता है, कैपिटल नेचर का आइटम। और कहाँ पे शो करोगे आप इसको, बैलेंस शीट में। कहने का मतलब जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे एनपीओ को करने के लिए, जहां पर आपको कंफ्यूजन लगे कि हम इस आइटम को क्या ट्रीट करें, रेवेन्यू या फिर कैपिटल, तो जहां पर कंफ्यूजन, ऐसे मोस्टली ज्यादातर पॉइंट नहीं होते, कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं। लेगेसी आई, लेगेसी अगर मैं दे दे लेगेसी ऑफ 10,000 रुपीज, अब 1 लाख रुपीज का, तो उस केस में आपके पास कंफ्यूजन हो सकता है कि हम इस लेगेसी को क्या कैपिटल रिसीप्ट माने या फिर रेवेन्यू रिसीप्ट माने। तो क्वेश्चन में जो भी अगर स्पेशली दे दिया तो आप वही ट्रीट करेंगे, नहीं दिया हुआ तो जहां पर कंफ्यूजन होती है आप एक नोट डाल देना नीचे। नोट मतलब जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, नोट नंबर उसे स्टार करके या पॉइंट नंबर 1 देके या कुछ भी है वर्किंग नोट लिख के आप अपने आंसर के नीचे एक नोट लिख दोगे कि वी हैव एज्यूम्ड दिस पर्टिकुलर आइटम एज कैपिटल रिसीप्ट या फिर रेवेन्यू रिसीप्ट। अगर आपने इसे कैपिटल रिसीप्ट माना तो बैलेंस शीट में आपने इसको शो किया होगा, और अगर आपने इसको रेवेन्यू रिसीप्ट माना तो आपने इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया होगा। तो क्लियर है मेरे हिसाब से। इसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं हम, आपके पास कोई भी असेट्स है ओल्ड और वो आपने सेल कर दी, तो उस केस को आप किस तरीके से हैंडल करोगे एनपीओ के अंदर। भाई ओल्ड असेट्स है सोल्ड, अगर आपके पास कोई पुरानी असेट्स है वो आपने सेल कर दी, तो उस असेट्स का आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए ओल्ड असेट्स जब आप सेल करोगे या तो प्रॉफिट पर सेल होगी या फिर वो लॉस पर सेल होगी। अगर वो आपको प्रॉफिट पर सेल हो रही है तो जितना प्रॉफिट हुआ उतना आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जितना लॉस हुआ, अगर लॉस पे सेल किया आपने, कम में सेल किया, तो लॉस को जितना लॉस हुआ उतना लॉस आप एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर कर दोगे। और जितनी असेट्स आपने सेल कर दिया उतना आप बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू में से लेस कर दोगे, उसकी बुक वैल्यू जितनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने एक कोई मशीनरी थी या ओल्ड फर्नीचर था, कुछ भी था, उसकी बुक वैल्यू 10,000 रुपीज थी, बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू 10,000 रुपीज थी, आपने इसको सेल प्राइस 15,000 में सेल कर दिया। तो इस केस में आप जो बैलेंस शीट में डेटा शो करोगे, प्रेजेंट करोगे, तो बैलेंस शीट में आप असेट्स में से जितना उसकी वैल्यू होगी टोटल फर्नीचर, उसमें से आप लेस करके दिखा दोगे इस 10,000 को, बुक वैल्यू को। और जो भी इसका डिफरेंस है, अगर वो इनकम है, इसमें तो इनकम है क्योंकि बुक वैल्यू है 10,000, आपने सेल किया 15,000 में, तो 5,000 का जो भी गेन हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, उसको आप कहाँ पे शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो करोगे। और अगर मान लो इसका सेल प्राइस आपका 8,000 होता, तो उसके इसमें आप 2,000 के लॉस को एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते। लेकिन बैलेंस शीट में आप कितना ट्रीट करोगे, जो भी उसकी बुक वैल्यू दे रखी है आपको उतना ही उसमें से लेस कर दोगे। इसके बाद आपने कोई ओल्ड न्यूज़पेपर सेल कर दिया, कोई भी छोटी मोटी रेफरिंग नेचर की टाइप के कोई भी आपके आइटम्स है वो आपने सेल कर दिया, तो उसको आप नॉर्मल इनकम मान के कहाँ पे शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके बाद आपका एक पॉइंट है सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पॉइंट पर ये पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से मैं जो इस टॉपिक को पढ़ता हूँ या फिर पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके करता हूँ। इसका जो पहला जो कॉम्प्लिकेशन पार्ट है एनपीओ टॉपिक का, वो है सब्सक्रिप्शन। अगर आपको सब्सक्रिप्शन समझ आ गया तो समझ लीजिए कि आपको लगभग 50% एनपीओ समझ आ गया। उसके बाद सेकंड कॉम्प्लिकेशंस आपको आती है कंजम्पशन निकालने में, कि कोई भी गुड्स आपने कंज्यूम कैसे करी है, उसका आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। कोई स्टॉक है, कोई मेडिसिन का स्टॉक का, मतलब कोई भी चीज़ मेडिसिन का स्टॉक दिया हुआ है या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल का, किसी का भी, उसमें से कुछ पार्ट आपने यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे। तीसरा, आपको इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को लेके कोई भी पॉइंट दिया हुआ होगा, स्पेसिफिक एम्प्लॉयड रेट दिया हुआ है, तो उसको आप किस तरीके से ट्रीट करोगे, क्योंकि यही मेन पॉइंट्स हैं। कोई भी अगर छोटा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली पूछा जाएगा, क्या पूछ सकते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसके लिए मैंने एक स्पेशल क्लास बनाई हुई है। इससे पहली वाली क्लास फंड बेस्ड अकाउंटिंग से के बेस पर ही मैंने बनाई हुई है, तो आप उस क्लास को अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, सब्सक्रिप्शन आपको पूरे डिटेल में मैं भी समझाऊंगा। आज की पूरी क्लास अब इसके बाद हमारी सब्सक्रिप्शन पर ही रहेगी। वही टॉपिक काफ़ी लेंथी टॉपिक है, और ये वाला पॉइंट डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन से पूछा जा सकता है, या फिर कोई एक बड़ा क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उसका पार्ट
सब्सक्रिप्शन का जरूर मिलेगा आपको, उस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का पॉइंट जरूर ही मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन, जो कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी पॉइंट्स आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना, आपको समझ आ जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आया, मैं थोड़ा सा इनको फास्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना, आपको समझ आ जाएंगे। हालांकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब भी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। वैसे मेरा आज का जो टॉपिक है मैन, वो है सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन हमारा एक एनपीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन। जो उसके मेंबर्स हैं, क्लब या कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई भी है, उसके मेंबर्स अपने क्लब को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एनपीओ को हर ईयर में, जो भी एवरी ईयर में सब्सक्रिप्शन का पे करते हैं। तो इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन है। फिर क्या होता है, एंट्रेंस फीस होता है इसका सोर्स ऑफ इनकम। फिर आपका डोनेशंस है, ग्रांट्स हैं। वैसे ग्रांट्स स्पेसिफिक पर्पज से दी जाती हैं, असेट्स के लिए ग्रांट्स दिए हैं कुछ भी। अगर ग्रांट्स, मैं ग्रांट्स का पॉइंट भूल गया अभी समझाना, जैसे ग्रांट्स का जब कोई प्रैक्टिकल पॉइंट आएगा तो मैं समझा दूंगा। वैसे बता दूं, ग्रांट्स जो भी आपको रिसीव हुई उसको आप किस तरीके से ट्रीट करोगे, अपनी बैलेंस शीट में ट्रीट करोगे। क्योंकि वो कौन सी नेचर की आइटम होती है, ग्रांट्स कैपिटल नेचर की आइटम्स होती है। क्योंकि ग्रांट्स फॉर द दिस पर्पज, कि ग्रांट के साथ कोई एक पर्पज फिक्स होता है, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स होता है कि आपको ये ग्रांट इस पर्पज के लिए ही यूज करनी है। तो वो हमारी स्पेसिफिक नेचर हो गई, तो इसलिए हम उसको कैपिटल नेचर मानते हैं और बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं। अब देखिए सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन समझने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं। देखिए, जो भी आप एनपीओ में अकाउंटिंग कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, जो आप इसमें जो अकाउंट्स बनाते हो, आप एक तो अकाउंट बनाते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपका ईयर दिया हुआ है। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। इधर आपका एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। ये क्लास चाहे आपको 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी पड़े, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करके, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, कैसे भी आप इसको जरूर कंफर्म करना। अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है सब्सक्रिप्शन, तो समझ लीजिए आपका 50% एनपीओ क्लियर है। दूसरा पॉइंट, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप इसको किस तरीके से शो करोगे, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो इनकम है तो एक तो ये यहां पर आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ये आपकी इनकम, आप इसको इस साइड में शो करोगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आपको एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होता है और उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट दी हुई होती है। और वो होता क्या है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, आपका रियल नेचर का अकाउंट होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जो इंट्रोडक्शन है उसमें बताया हुआ है, रियल नेचर होता है। और वो हमारा कैश बेसिस बनाया जाता है। कौन सा बेसिस होता है उसका, कैश बेसिस, कि जितना कैश हमने रिसीव किया है उतना कैश हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं। और ये हमारा होता है एक्चुअल बेसिस। अब डिफरेंस यहीं पर क्रिएट होता है कि रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट की जो भी आइटम्स हैं वो हमारे कौन से बेसिस है, कैश बेसिस, और यहाँ पर हमको कौन सा शो करना है, एक्चुअल बेसिस। तो अब हमको वो वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है, जिस वैल्यू को हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। तो अब उन वैल्यूज को हम किस तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखिए। वैसे मैं आपको क्लियरली बताऊं, आपके पास क्वेश्चन में मोस्टली जो डेटा होता है वो 3 ईयर्स का होता है। एक तो जिस फाइनेंशियल ईयर का, जिस अकाउंटिंग ईयर का आप काम कर रहे हो, मैंने फॉर एग्जांपल के लिए लिया 31 मार्च 2020 कि मेरा ईयर एंडेड है 31 मार्च 2020। तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 से, और कब तक का, 31 मार्च 2020 तक का। तो अब देखिए मैं इसको आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा मोस्टली 3 इयर्स का डेटा आपके पास होता है इसमें। तो देखिए मेरा ये वाला ईयर जिसकी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं,
उसका ईयर एंड है मेरा 31 मार्च 2020। तो ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2090 से। अब मेरे पास एक ईयर तो है 90 से 20 और एक ईयर है 18 to 90 और ये वाला हो 20 to 21। अब मेरे को जो अकाउंटिंग करनी है वो कौन से वाली ईयर की करनी है? इस वाली ईयर की करनी है। ये वाला मेरा करंट ईयर है, इसको बोलता हूँ करंट ईयर और इसको बोलता हूँ प्रीवियस ईयर या फिर लास्ट ईयर। प्रीवियस ईयर या फिर लास्ट ईयर, इसको बोलता हूँ मैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो ये मेरा लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन छोड़ो, ये छोड़ो सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे सिंपली एक बात पूछता हूँ, मैं इसको आज का डे काउंट करता हूँ, टुडे, ये येस्टरडे, ये टुमारो। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पॉकेट में आज 100 रुपीज, आप डेली अपनी शॉप पर जाते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का काम है आपका, अब सब्सक्रिप्शन क्या है वो छोड़ो, सिंपली मैंने वर्ड बोला सब्सक्रिप्शन का काम है आपका, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है और आप डेली सब्सक्रिप्शन की इनकम अर्न करते हो। तो मैंने कहा कि आज आपने कितनी इनकम अर्न करी ये आपको फाइंड करना है, मतलब आज इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितनी इनकम अर्न करी वो आपको शो करनी है। अगर मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा सिर्फ कि आपको 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ और कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है अदर, तो आप क्या कहेंगे कि सर मेरी इनकम कितनी है 100 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन की, और आप कह दोगे कि मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है 100 रुपीज़। मैंने क्योंकि आपके पॉकेट में आपके रिसीव पेमेंट अकाउंट में कितना रिसीव दिखाया हुआ है 100 रुपीज़, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप कहोगे कि आज आपने 100 रुपीज़ की इनकम अर्न करी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट में, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में 100 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव हुआ, ये है, लेकिन मैंने आपसे एक बात कही कि आज जब आपके पास 100 रुपीज़ पॉकेट में है तो आपने 100 रुपीज़ अर्न किए, लेकिन मैंने एक बात बोल दी आपसे कि ये जो आज आपको 100 रुपीज़ मिले ना, इसमें क्या हुआ था जब आपने कल के लास्ट डे में या लास्ट ईयर में जब आपने वर्क किया था, तो यहाँ पर आपने जब वर्क किया था तो उसमें से 10 रुपये आउटस्टैंडिंग रह गए थे, मतलब इस डेट में आपके पास आउटस्टैंडिंग रह गई थी 10 रुपीज़। मतलब जब आपने ये इनकम अर्न कर, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है क्या, पहले मैं आपको समझाता हूँ। आपने इनकम अर्न कर ली बट आपको रिसीव नहीं हुई, एक्रूड इनकम, मतलब आपने इनकम अर्न कर ली आपको मिली नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कि आपने पैसा कमा लिया लेकिन उन्होंने सब्सक्रिप्शन आपको दिया नहीं। अब क्या होता है, हमारी एजम्पशन क्या होती है कि अगर आपने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कोई भी अर्न किया, यहाँ पर नहीं मिला तो वो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो मैंने भी वैसे भी बोल दिया कि आपको इस ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, इस डे में कितना सब्सक्रिप्शन, मैं इसको मान लो येस्टरडे बोल रहा हूँ, तो इस डे में आपके पास 10 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से कि आपके पॉकेट में 100 रुपीज़ है और 10 रुपये आपके पास कल के उधार थे कि आपने कल मिले नहीं थे आपको, आपने जब कल पैसा कमाया तो उसमें से किसी पर्सन ने आपको 10 रुपये नहीं दिए, आज आकर उस बंदे ने आपको 100 रुपीज़ दे दिया, तो क्या आज आपकी इनकम 100 रुपीज़ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज आपको 100 रुपीज़ मिले हैं, वो 100 रुपीज़ आपकी इनकम नहीं है, उसमें से 10 रुपये कौन से ईयर की इनकम है, कौन से डे की इनकम है, लास्ट डे की पहले, क्योंकि पहले आपको वो 10 रुपये मिले होंगे जो आपने लास्ट डे कमाए होंगे और आज आपके कितने रुपये कमाए होंगे 90 रुपये, तभी जाके आपको कितने रुपये मिले 100 रुपये मिले हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आपको लास्ट डे जो आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, आप उसको क्या करते हो, ये तो आपको रिसीप्ट है, कैश जो भी है रिसीप्ट, आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लिखोगे सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज़ का, आप इसमें सीधा यहाँ ट्रीट कर लीजिए, आप इसमें क्या करोगे लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, कि आपने लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन, भाई आपको 100 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, लेकिन ये इसमें से 10 रुपये का सब्सक्रिप्शन कौन सा है लास्ट ईयर का, तो इसको हटाइए 10 रुपीज़, तो आप कहोगे कि सर मेरे पास सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी 90 रुपीज़ की है, कितनी सब्सक्रिप्शन इनकम है 90 रुपीज़ की है। ऐसे ही अब मैं एक पॉइंट और भी कहता हूँ, इस पॉइंट को छोड़ो, सिंपली आपको सब्सक्रिप्शन के 100 रुपये मिले स्टार्टिंग से। अब क्वेश्चन दूसरा है, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मैं कि आज आपको 100 रुपये मिल गए और मैंने कहा कि आज ही एक पर्सन ने आपको 20 रुपये नहीं दिए, 20 रुपीज़ आपको आज रिसीव नहीं हुआ, इनकम तो आपने अर्न कर ली, काम तो उसके बदले कर दिया, बट आपको अभी तक वो 20 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज की आपकी इनकम क्या है 100 नहीं, 100 तो आपको कैश मिल गया, 20 आपको नहीं मिला, तो आज की आपकी इनकम है 120।
120। तो आप क्या कर रहे हो, जो लास्ट, मान लो जैसे मैंने पहला पॉइंट पूछा तो माइनस कर रहे हो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर का आप माइनस कर रहे हो और ऐड करोगे आप आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 20 रुपीज। तो आज आपकी इनकम कितनी है? मेरा क्वेश्चन क्या है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि 100 रुपीज आपको रिसीव हुए, इसमें से 10 रुपये आपको लास्ट ईयर अर्न किए वो वाले मिले हैं, तो इनको मैं हटाऊंगा क्योंकि मेरे को आज की इनकम अर्न कितनी करी वो बताना है। और ये 20 रुपीज मेरे को आज नहीं मिले, कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ एक्रूअल बेसिस कि मेरे को कितना इनकम अर्न हुआ, मेरे को ये कैलकुलेट करना है ना कि मेरे को कितना कैश रिसीव हुआ। तो मैंने क्या किया, इस 100 रुपीज में से जो मेरे को लास्ट ईयर का रिसीव हुआ वो तो मैंने हटा दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि वो मेरी आज की इनकम नहीं है। हाँ, ये 20 रुपीज आज की इनकम है मेरी, तो ये मेरे को नहीं मिली, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो पहला पॉइंट सब्सक्रिप्शन, देखो आप फॉर्मेट बेस पढ़ने की बजाय इस कॉन्सेप्ट को समझना। हालांकि आपको इन पॉइंट्स को पढ़ने के लिए सिंपल है कि आपको लिख के दे दिया कि भाई जो भी आपको रिसीव हुआ उसमें आप इस लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग को लेस कर दो, करंट ईयर वाला ऐड कर दो, और एडवांस जो लास्ट ईयर का है उसको ऐड कर दो, और एडवांस जो अब करंट ईयर में मिला उसको लेस कर दो। इस तरीके से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ टाइम के लिए समझ आ जाएगा, कुछ टाइम के लिए आप याद रख लोगे इस चीज़ को, लेकिन जैसे थोड़ा सा टाइम गैप होगा आप उस चीज़ को भूल जाओगे। तो आप अगर कॉन्सेप्ट पर फोकस करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का आपको किस तरीके से ट्रीट करना था कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का तो वो इनकम इसमें ऐड है, इस 100 रुपीज में ऐड है, लेकिन वो इनकम 10 रुपये थी कौन से ईयर की, लास्ट ईयर की, तो इसलिए मेरे को उसको क्या करना है, हटाना है। तो मैंने उसे क्या कर दिया, माइनस। अब मेरे पास ये 100 रुपीज रिसीव है और 20 रुपये इसमें मिले नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मिले नहीं है, इनकम तो मेरी है ना, आज की अर्न तो करी है ना मैंने, तो मैंने तो पूछा आज की इनकम कितनी है, तो इसको मैंने इसमें क्या कर दिया, ऐड, क्योंकि ये 20 रुपीज इसमें इंक्लूड नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसे ही पॉइंट आता है एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो पहले मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको डिफाइन करूँ। एडवांस सब्सक्रिप्शन होता क्या है कि सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में रिसीव हो गया, पहले ही मिल गया, तो आपके लिए लायबिलिटी है। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी असेट्स है, क्योंकि आपने इनकम अर्न करी, मिली नहीं तो मिलेगी फ्यूचर में। देखो असेट्स और लायबिलिटी को लेके एक पॉइंट माइंड में रखना, फ्यूचर में उससे क्या हो रहा है, अगर कोई चीज़ आपको फ्यूचर में मिलने वाली है तो वो चीज़ आपके लिए वो असेट्स है, और अगर फ्यूचर में आपको कोई चीज़ देनी पड़ेगी, उसके बदले कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए मतलब ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, तो आपके लिए लायबिलिटी है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको नहीं मिला, मिलेगा असेट्स। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिल गया, तो इन फ्यूचर उसके बदले उनका कोई भी सर्विस देनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, अब पॉइंट आता है यहाँ पर। अब मान लो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिला, मैंने कहा यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिल चुका है कैश, तो वो कैश तो इसमें इंक्लूड नहीं है। भाई मैंने कहा यहाँ पर आपको 100 रुपीज रिसीव हुआ था, इस 100 रुपीज में ये वाले तो मिले ही नहीं, लेकिन अब तो नहीं मिलेंगे वो इस ईयर में, जिसने एडवांस पहले ही दे दिया वो अब एडवांस अब नहीं देगा, लेकिन वो इनकम कौन सी ईयर की थी, एडवांस सब्सक्रिप्शन इनकम तो यहाँ मिल चुकी है आपको, लेकिन वो इनकम कौन सी ईयर की थी, इस ईयर की थी, आज की थी। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आपको किसी ने 10 रुपये कल ही दे दिए थे एडवांस में, और आज उस पर्सन ने आपको 100 रुपीज दे दिए, तो आज की आपकी इनकम कितनी है बताइए, 100 रुपीज नहीं, 10 तो पहले मिल चुके हैं, और 100 10 रुपीज पहले फर्स्ट डे मिल चुके हैं आपको, लास्ट डे मिल चुके हैं, और आज आपको 100 रुपीज फिर से मिल गई, तो आज आपकी इनकम 110 होगी, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी आपको मिल चुका और 100 रुपये आज मिल गए, तो आपके पास टोटल इनकम कितनी है आज की, 110 रुपये। तो आप क्या कर रहे हो, करंट ईयर का लास्ट ईयर का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, जो लास्ट ईयर में आपको रिसीव हुआ है, वो कौन सी ईयर का मिला है, करंट ईयर का, तो आप इसको क्या करते हो, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, अमाउंट को भी 30 रुपीज मान लिया मैंने, 30 रुपये आपको उसने एडवांस में दे दिया, 30 रुपीज आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर, कि आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पर एडवांस में मिला है, इस 100 में अगर यहाँ पर एडवांस मिला है 40 रुपीज, तो वो 40 रुपीज इसमें इंक्लूड होगा, वो 40 रुपीज इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन जो इनकम आपको यहाँ पर एडवांस दे रखी है इस डेट में, तो वो इनकम कौन सी ईयर की है, एडवांस मिला तो इनकम रिसीव यहाँ हुआ है, बट वो इनकम कौन सी ईयर की है, इस वाले ईयर की है, नेक्स्ट वाले ईयर की है। तो आप ये बताइए, मैंने पूछा कि मैंने नहीं पूछा आपको यहाँ पर मिला कितना है, मैंने पूछना है कि आपकी इस ईयर में इनकम कितनी है,
तो मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि किसी ने आज आपको 100 रुपीज़ दे दिए और उसने आपको 40 रुपीज़ कल के लिए दिए, तो आज आपकी 100 रुपीज़ की इनकम नहीं है, आज की इनकम आपकी 60 रुपीज़ की है। आप क्या करोगे, उस 100 में से जो नेक्स्ट डे के लिए मिले हैं उनको हटा दोगे, क्योंकि आज आपने सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास चेंज नहीं थे, किसी ने 100 रुपीज़ आपको दे दिए, अब 40 रुपीज़ आपके पास चेंज नहीं थे तो उसने एडवांस दे दिए, तो अब ये थोड़ी कह दोगे कि मैंने 100 रुपये अर्न कर लिया आज। आप कहोगे कि आज की मेरी अर्निंग 60 रुपीज़ है, तो आप नेक्स्ट डे एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 40 रुपीज़। अब इसको एडलेस करके जो भी अमाउंट आएगा वही आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होगा, उसको ही आप यहाँ पर शो करोगे। क्लियर है? मैं आप दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा अभी तक ही देखो बहुत ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, आप इसको थोड़ा सा अभी एकदम पैनिक भी नहीं होना कि ये समझ नहीं आ रहा, आएगा धीरे धीरे, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं इसको भी एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आपका एनपीओ काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का है। आपको जो सब्सक्रिप्शन की इनकम कैलकुलेट करनी है वो इस वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कैलकुलेट करनी है। तो आपको यहाँ पर कोई अमाउंट अगर रिसीव हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 1000 रुपीज़ यहाँ पर मिल गया, 1000 रुपीज़ आपको मिल गया, कैश मिल गया। अब ये कैश आपका सब्सक्रिप्शन, मतलब ये 1000 आपका इनकम नहीं है। मैंने कहा कि इस डेट पर मैंने बोला आउटस्टैंडिंग ऑन, देखो कैश रिसीव एज सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव 1000 रुपीज़। सेकेंड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 90 100 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 20 200 रुपीज़। मैंने कहा एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 90 50 रुपीज़। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 20 150 रुपीज़। अब देखिए आपको ये डेटा दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1000 रुपीज़ आपको रिसीव हुआ। जब मैं सब्सक्रिप्शन की इनकम यहाँ पर शो करूँगा, तो इनकम है मेरी, तो इनकम मैं इस तरीके से शो करने वाला हूँ। देखिए मैं अब इसको तीनों चीज़ों में प्रेजेंट करूँगा, बैलेंस शीट में प्रेजेंट करूँगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। देखो सब्सक्रिप्शन की आपकी इनकम 1000 आपको रिसीव हुआ, ये इनकम नहीं है, आउटर कॉलम में आप इसको 1000 को नहीं लिख सकते, कैलकुलेशन करोगे आप। देखिए किस तरीके से मैंने कहा, देखिए कि आपको सब्सक्रिप्शन मिला 1000 रुपीज़, लिख दिया आपने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 90, मतलब कहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर। देखो 31 मार्च 19 और 1 अप्रैल 19 एक ही बात है, सेम, उसके एक दिन का डिफरेंस है, तो वही उसी ईयर का डेटा है। तो कौन सी ईयर डेटा है ये, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कि आपने इनकम यहाँ पर अर्न कर ली, मतलब कर चुके हो आप, बट आपको वो यहाँ पर रिसीव नहीं हुई, तो वो वाली इनकम आपने कहाँ रिसीव करी, यहाँ पर। ये है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका है, आपने इसको अर्न यहाँ पर किया लेकिन वो मिला यहाँ पर, तो ये वाला अमाउंट इनकम कौन सी ईयर की है भाई, कैश में इसमें 1000 पे इंक्लूड है 100 रुपीज़, लेकिन ये इनकम क्या इसी ईयर की है क्या। जब आपने आउटस्टैंडिंग यहाँ पर है तो कमाया यहाँ पर होगा, तो आप क्या करोगे, इस 1000 में से इसको हटाओगे, क्योंकि ये वाला कौन सा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है, ये वाला कौन सा है, इस ईयर का है। ठीक है, मैं इनकम की तरफ इसका एरो करके रखूंगा कि इनकम कौन सी ईयर की, इनकम है इस ईयर की, तो ये वाली अमाउंट मेरे को इसमें से क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। तो मैं माइनस करूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, या फिर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 19 100 रुपीज़ का। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट का पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 20 फॉर 200, मतलब कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है तो आपको पैसा यहाँ पर नहीं मिला, आपने अर्न कहाँ पे किया, इस रेट में आउटस्टैंडिंग है, तो आपने इनकम को अर्न यहाँ पर किया, बट वो आपको मिला नहीं है।
तो मैंने ये नहीं पूछा आपको मिला क्या इनकम, मेरे को पूछना कि इनकम कितनी हुई है। तो इसमें से ये 200 रुपीज़ ऐड नहीं है क्योंकि 1000 में नहीं मिला आपको, अमाउंट तो 1000 मिला है, तो इसमें ये 200 ऐड नहीं है। ये 100 ऐड था क्योंकि लास्ट ईयर का ऑप्शन था, तो ये पहले मिला होगा, तो आपने इसको हटा दिया क्योंकि ये इस ईयर का इनकम नहीं है। लेकिन ये 200 इसी ईयर का इनकम है, बट ये इसमें ऐड नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 200, भाई इस ईयर की इनकम है, इसमें ऐड नहीं है, नहीं मिली तो ऐड नहीं, आउटस्टैंडिंग है तो नहीं ऐड है इसमें, इस 1000 में, तो आपने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 19 कि आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है 19 को, यहाँ पर आपको एडवांस यहाँ पर मिला, तो पैसा कहाँ पर रिसीव हुआ, इधर, तो इस 1000 में तो ये अमाउंट इंक्लूड नहीं है। बट ये जब आपको एडवांस मिला है तो ये इनकम कौन सी ईयर की होगी, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये इनकम कौन से साल की है, इस वाले की या इस वाले की, ये इनकम है इस ईयर की, करंट ईयर की। तो आप क्या करेंगे भाई, आपको पैसा यहाँ मिला भले ही इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसमें इंक्लूड इसको करिए, ऐड करिए, तो ऐड करिए एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द लास्ट ईयर कि आपको लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ था कितना, 50 रुपीज़ का, आपने ऐड कर दिया। अब आप देखिए आपको ये वाला पॉइंट जो हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, कब रिसीव हुआ आपको एडवांस, यहाँ पर आपको ये एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर रिसीव हुआ, तो पैसा तो इसमें इंक्लूड है, बट ये इनकम कौन सी ईयर की है, इस ईयर की। एडवांस का मतलब इनकम मिली अब है, नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 20 मतलब इसी ईयर में आपको एडवांस मिला हुआ है, तो ये अमाउंट कौन सी ईयर की है, नेक्स्ट ईयर की इनकम। तो आप ये बताइए, मैंने पूछा इस ईयर की इनकम क्या है, तो आप इसमें से इसको क्या कर दोगे, हटा दोगे, क्योंकि ये एडवांस मिला हुआ है तो इस 1000 में ऐड है, लेकिन है कौन सी ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, तो आप माइनस कर दोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द करंट ईयर, कि करंट ईयर में एडवांस मिला तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा 150। तो अब आप इसको एडजस्ट करके देखिए कितना आया इसका आंसर, ये आपका 150 से 100 माइनस 200 माइनस 200 प्लस, क्योंकि आपका आएगा 1000 से 900 1100 1000 इतना ही आया। अच्छा वो बाई फैक्ट वो डेटा इस तरीके से लिया कि इस 1000 क्या आया, तो आप इसकी कैलकुलेशन खुद कर लेना, कैलकुलेशन का पॉइंट नहीं मेरा मतलब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट समझाना है, मेन पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट समझाना। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कैलकुलेशन में टाइम भी लगेगा, और वैसे भी कैलकुलेशन अगर कैलकुलेटर मेरे पास हो तो मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर देता, तो कैलकुलेशन का काम आपका है, कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है। तो कॉन्सेप्ट में आप देख लीजिए कि अब आपको कोई इश्यू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज के लिए यही काफ़ी है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि जिसको एक बार में ये वीडियो समझ नहीं आती दोबारा देखना, अभी ये काफ़ी बचा हुआ पॉइंट, एक वीडियो और बनेगी सब्सक्रिप्शन को लेके ही, तो पहले आपको सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर है तो आप कंजम्पशन भी आसानी से निकाल दोगे। फिर आपका मेरा मेन पॉइंट बस यही है कि अगर ये वाला पॉइंट सब्सक्रिप्शन आपको समझ आ गया तो आपको 1% की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ, मैं इसका थोड़ा सा इसी क्वेश्चन का एक डेटा प्रेजेंट करके दिखाऊंगा बैलेंस शीट में। मेरे पास इसमें 2 बैलेंस शीट्स बनाई जाती हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19, जिसको मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बोलता हूँ लास्ट ईयर की। थोड़ा ये देखिए मैं बना देता हूँ इसका फॉर्मेट। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। एक बैलेंस शीट मेरे को बनानी होगी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20, इसको बोलता हूँ करंट ईयर की बैलेंस शीट। ये वाली मेरी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, ये मेरी करंट ईयर की, जिस ईयर का मैं अकाउंटिंग ईयर कर रहा हूँ वही है लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अब देखिए मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने क्या बताया था, असेट्स, क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा तो असेट्स बना। ये कौन सी बैलेंस शीट का आइटम है, 19 वाली का है। तो आप यहाँ पर लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 100 रुपीज़, और ये वाला सब्सक्रिप्शन कौन सा है, 20 का। तो ये वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसका पार्ट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 200। इसके साथ ये एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि आपको इनकम एडवांस में मिली तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ सर्विस देनी पड़ेगी फ्यूचर, तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन लायबिलिटी। तो आप लायबिलिटी को वहां पर शो करोगे, लायबिलिटी साइड एडवांस सब्सक्रिप्शन
कितना था लास्ट ईयर का बैलेंस एक में 50, और इधर एडवांस एसेसन 150। तो मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर है। अभी भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखना, 3 बार देखना, ट्रिपल टाइम 4 टाइम, जितनी बार में क्लियर नहीं हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट करके या फिर कॉल करके, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9813282733। इस पर आप मेरे को सीधा अपनी क्वेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैं आपसे कहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पर थोड़ा दिमाग लगाकर आपकी पास जो भी राइटर की बुक हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी राइटर की हो, आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। और कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, या फिर मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कस कर दूंगा उस क्वेश्चन का, या फिर आप कमेंट में लिख देना जो भी है प्रॉब्लम, या फिर मैं उस क्वेश्चन को आपको व्हाट्सअप पर ही सॉल्व करा दूँगा। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।